Assalamu alaikum. Today we are going to study about the inheritance of blood group system. Blood group system को start करने से पहले multiple alleles का जो concept है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अभी तक जितने भी हमारे जो lectures हैं वो हुए हैं उसमें हमने ये बात की कि genes की जो alternative forms हैं वो उसको हम allele बोलते हैं। और अभी तक हमने दो अलील्स को डिस्कस किया कि एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। दो को क्यों डिस्कस किया हमने? क्योंकि हमारे पास फिनोटाइप की जो पॉसिबिलिटीज थी वो दो तरह की थी। जैसे अगर आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें, उसमें मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, उसमें अगर आप एग्जांपल ले लें सीड कलर की, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज थी, या सीड कलर में येलो होना था या ग्रीन था। मतलब हमने कोई थर्ड कलर नहीं डिस्कस किया ना कि थर्ड कलर कोई ब्राउन भी हो सकता है या पिंक भी हो सकता है। अगर बहुत सारे कलर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अलील्स भी ज़्यादा होती हैं, दो से ज़्यादा होती हैं। या अगर आप उसकी एग्जांपल ले लें सीड शेप की, तो हमने दो तरह की बात की, सीड शेप या राउंड थी या रिंकल्ड थी। कोई थर्ड मैंने आपको कोई थर्ड शेप नहीं थी, जैसे कोई ट्रायंगल नहीं था या रेक्टेंगल नहीं था। तो इसीलिए जितनी फिनोटाइप होती है उसी के अकॉर्डिंगली जो अलील होती है जो उसको कंट्रोल कर रही होती है। इसमें अगर ब्लड ग्रुप की आप बात करें तो ब्लड ग्रुप की जो फिनोटाइप है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि दो से ज़्यादा होती है। जैसे ब्लड ग्रुप ए भी होता है, बी भी होता है, ए बी भी होता है और ब्लड ग्रुप ओ भी होता है। ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए अलील्स दो से ज़्यादा होंगी। अच्छा, मल्टीपल अलील्स को शुरू करने से पहले जीन्स का हम सबको पता है कि जीन्स जो है बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, जो कि पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। अलील का भी आपको कॉन्सेप्ट है कि एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म को अलील बोलते हैं, जो कि होमोलोगस के सेम लोकस पे पड़ी होती है। अच्छा, ये आपने चीज़ जो है ना ये कंफ्यूज नहीं करनी कि सारी अलील्स जो है वो एक ही पॉइंट पे पड़ी होती हैं। सेम लोकस का मतलब कि एक क्रोमोसोम की जिस लोकेशन पे एक अलील पड़ी हुई है ना, दूसरे क्रोमोसोम की सेम उसी लोकेशन पे दूसरी अलील पड़ी होगी। मींस के पोजीशन सेम है बट पॉइंट सेम नहीं है। ठीक है। Alleles were first defined by George Mendel in the law of segregation. अलील को सबसे पहले जॉर्ज मेंडल ने डिफाइन किया अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। इसके अलावा नोट है कि ज़्यादातर जो जीन्स होती हैं उसकी दो अलील्स होती हैं, एक डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी बात की कि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है। अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो उसकी जो यूजुअली उसकी जो ट्रेट है वो डोमिनेंट होती है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई हुई है कि एक भी अलील जो है वो डोमिनेंट हो तो ट्रेट जो है वो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अलील रिसेसिव अलील सिर्फ तब ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है जब ऑर्गेनिज्म जो है वो होमोजाइगस हो, मींस कि उसकी जो दोनों अलील्स हैं वो रिसेसिव हो। Although the individual humans and all replied organism can have only two alleles. अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक जो इंडिविजुअल है ना उसमें हमेशा दो ही अलील्स होंगी, उसमें मल्टीपल अलील्स नहीं होंगी। मल्टीपल अलील्स कब होंगी? जब आप पॉपुलेशन लेवल की बात करते हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो उसके पास दो ही अलील्स होंगी, एक उसने अपनी मदर से लेनी है, एक फादर से लेनी है। आप इस तरह इसको एग्जांपल समझ सकते हैं कि आपके पास तीन अलील्स हैं, एक है ए बी सी। एक बंदे के अंदर ए बी अलील होगी, दूसरे बंदे के अंदर बी सी अलील होगी, थर्ड के अंदर सी ए अलील होगी। मीन्स कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे बट अलील्स जो है वो किसी भी बंदे में दो ही होंगी। अब मल्टीपल अलील्स को देखते हैं। According to Altenberg, three or more kind of genes which occupy the same locus are referred to as multiple alleles. कि कोई तीन या तीन से ज़्यादा जीन्स जो कि सेम लोकस में पड़ी हो उसको हम कहते हैं कि मल्टीपल alleles हैं। Multiple alleles are defined as three or more alternative form of same genes located on same locus of homologous chromosomes coding for certain characteristics in a population. आपने ये याद रखना कि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है। जब भी मल्टीपल अलील्स की बात करते हैं तो मल्टीपल अलील्स जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल में नहीं होती, वो पॉपुलेशन में होती है। इसके अलावा a gene controlled by more than two alleles and following known Mendelian pattern of inheritance and described as multiple allelism.
अच्छा, ये जो जिस जीन की 2 से ज़्यादा एलील्स होती हैं, वो नॉन मेंडेलियन पैटर्न होता है। मेंडेलियन का तो हमने ये पढ़ा था ना कि कोई भी उसमें सिर्फ़ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती थी कि एक जीन की 2 फ़ॉर्म्स होती थी, एक डोमिनेंट होती थी, एक रिसेसिव होती थी। बट ये एक मल्टीपल एलील जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है कि 2 से ज़्यादा एलील्स होती हैं, जो कि डिफरेंट फेनोटाइप्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है आगे? ABO blood group system, RH factor in human, eye color in rabbit and eye color in Drosophila. इस जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप पे फोकस करूंगी और ये RH फैक्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे और इन दोनों को हमने डिस्कस नहीं करना। आई कलर जो है वो मैं जब आपको एक्स लिंक्ड पीरियड्स पढ़ाऊंगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ABO ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप को सबसे पहले लैंड स्टेनर ने डिस्कवर किया 1901 में और एबीओ सिस्टम जो है वो हम लोग किस बुनियाद पे कहते हैं कि इस बंदे का जो है वो ए ब्लड ग्रुप है या इसका बी ब्लड ग्रुप है या इसका ओ है। हम इस बेस पे कहते हैं कि कोई भी आप इंडिविजुअल हो ना, उसके रेड ब्लड सेल पे जो एंटीजन होगी ना, चाहे वो एंटीजन ए है बी है, हम बोलेंगे कि वही उसका ब्लड ग्रुप है। फिर जो इंडिविजुअल है वो नेचुरली एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे एंटीबॉडीज और एंटीजन्स का भी मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट देती हूँ। ये आगे है हमारा टेबल। जैसे जो एंटीजन्स हैं, अगर एंटीजन किसी भी इंडिविजुअल है उसके पास ए एंटीजन है तो उसके ऑपोजिट जो है वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी और उसका ब्लड टाइप ए होगा। जो एंटीजन होगी ब्लड ग्रुप सेम वही होगा। जैसे अगर किसी बंदे का ए बी है, जो ब्लड एंटीजन है और उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी ए और ब्लड टाइप हमारा क्या होगा बी। इसी तरह सेम यही है लास्ट वाले में देखें, लास्ट वाले में कोई जिसकी एंटीजन ना हो उसको उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ और उसके पास एंटीबॉडीज होती है ए बी। अब हम लोग किस तरह मतलब फाइंड आउट करते हैं कि इस स्पेसिफिक बंदे का ये ब्लड ग्रुप है? हम ब्लड ग्रुप लेते हैं, सॉरी हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं और उसको एंटी सीरम से रिएक्ट करवाते हैं जिसमें ए और बी एंटीबॉडीज होती हैं। सो जो उस बंदे का ब्लड ग्रुप ना हो वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करता है और क्लम्पिंग हो जाती है और उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो फलां बंदे का ब्लड ग्रुप नहीं है। और जिससे वो रिएक्ट नहीं करता, जिस एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करता, वो हम कहते हैं कि ये इसका ब्लड ग्रुप है। जेनेटिक्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब जेनेटिक्स की बात करते हैं। एबीओ ब्लड टाइप इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल कोडोमिनेंट फैशन कि ये ऑटोसोमल कोडोमिनेंट फैशन में हम लोग इसको इनहेरिट करते हैं। ऑटोसोमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऑटोसोम्स पे इसकी जीन पड़ी होती है। क्रोमोसोम 9 पे 22 पेयर तक हम कहते हैं कि ऑटोसोम्स है। 23rd पेयर होता है एक्स क्रोमोसोम। और कोडोमिनेंट या कोडोमिनेंस क्या होती है ये भी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। अब एबीओ लोकस की जो लोकेशन है वो क्रोमोसोम 9 पे पड़ी होती है, क्यू आर्म पे पड़ी होती है। ये एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बताई हुई है। 18 केबी जो है वो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और A and B alleles differ from each other by 7 न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशंस के 7 न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशंस से वो डिफर करता है। A अलील और B अलील दोनों किस तरह डिफर करती हैं कि अगर 7 न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। अच्छा, इसकी जो जीन है जो कंट्रोल करती है एबीओ ब्लड ग्रुप को, उसको हम कहते हैं कि वो आई है। अब आगे हम देखते हैं कि आई जो अलील जो ए एंटीजन के लिए जो अलील है वो है ए आई ए। जो बी एंटीजन के लिए अलील है वो है आई बी और ओ एंटीजन के लिए अलील है आई ओ। अब जो ए और बी है ना वो है डोमिनेंट, ये आपने याद रखना है। ए और बी होंगे डोमिनेंट और जो ओ है वो रिसेसिव है। जब हम बात करते हैं ना कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो कोडोमिनेंस में आता है। कोडोमिनेंस का मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी है कि जब दोनों अलील्स अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर दें और एक साथ एक्सप्रेस कर दें, मींस कि डोमिनेंट में तो डोमिनेंट और रिसेसिव में तो ये होता है ना कि एक जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, एक मास्क हो जाती है। या अगर खाली रिसेसिव की बात करें तो
उसमें सिर्फ रिसेसिव ट्रेट अपने आप को वो एक्सप्रेस करती है, फिर डोमिनेंट अगर अलील ना हो तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती। बट को डोमिनेंस एक इस तरह का फैशन है कि उसमें दोनों की दोनों अलील्स फुली एक्सप्रेस करती हैं, ना कोई भी एक दूसरे को मास्क नहीं करता। सो जब भी एक पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें जो इनहेरिटेंस है वो को डोमिनेंस में आएगा। बट अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हम कहेंगे कि ए जो है वो डोमिनेंस में आ गया, वो डोमिनेंट है। बी भी है, वो भी डोमिनेंट है। अगर ओ होगा तो हम कहेंगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो रिसेसिव है। अच्छा, डोमिनेंस में अब आप देखें कि ए और बी जो है वो इक्वली डोमिनेंट है, और ये जो आई ओ है ये कम डोमिनेंट है, मीन्स कि ये रिसेसिव है। इसके अलावा सेम वही चीज बताई गई है कि ये जो आई और ए और बी हैं वो इस ओ से ओ पे डोमिनेंट है। इसके अलावा अलील जो है ए और बी वो को डोमिनेंट है, मीन्स कि अगर वो इकट्ठे आ जाएंगे तो अपने आप को दोनों फुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जीनोटाइप हम लोग इस तरह से लिखते हैं किसी भी एंटीजन की, और जैसे एंटीजन ए है तो उसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब देखो, जब भी हम लोग डोमिनेंट की बात करते हैं ना तो उसमें दो तरह की चीज आती है। होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। जैसे ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, बट एक्सप्रेस ए ही करेगा क्योंकि वो डोमिनेंट है। इसी तरह ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, एक्सप्रेस बी करेगा क्योंकि बी डोमिनेंट है। अगर नेक्स्ट केस में देखें, ये दोनों को डोमिनेंट है तो ये दोनों अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगे, एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। और नेक्स्ट में देखें, ये रिसेसिव है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होगी। रिसेसिव उसी केस में होता है जब दोनों अलीज रिसेसिव हो और होमोजाइगस हो, तो हमारे पास ये ओ ब्लड ग्रुप बन गया। अब जब फर्दर स्टडीज हुई तो ये देखा गया कि जो आई ए अलील है उसकी फर्दर भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे IA1, IA2, IA3, ये इस तरह इसकी फर्दर फॉर्म्स होती हैं। अब उसका डोमिनेंस हायरार्की क्या बनेगी? IA में सबसे ज्यादा जो IA में उसकी जो फर्दर आगे अलील्स होती हैं उसमें A1 ज्यादा डोमिनेंट होता है, फिर A2 होता है, फिर A3, फिर A4। ठीक है, ये भी डोमिनेंस जो हायरार्की है वो आपने याद रखनी है। ए सबसे ज्यादा, ए और बी जो है इक्वली डोमिनेंट है, और ये जो इसकी सब टाइप्स हैं वो उसमें बताया गया कि सब टाइप्स में कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 80 एबीओ अलील्स हैं रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है, जैसे अब मैं आपको एंटीजन की बात बताने लगी हूँ कि जो ए और बी एंटीजन है उसको कौन बनाता है। अच्छा, द ब्लड ग्रुप आर डिफाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट शुगर ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, ये थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री है, ये आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें फिर आपको जेनेटिक्स की जो है वो ज्यादा समझ आएगी। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है या जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किस तरह से डिफाइंड होते हैं, क्योंकि क्यों कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है, ओलिगोसेकेराइड चेन होती है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कहते हैं कि ये जो एंटीजन है वो ए है या बी है। The specificity of A and B antigen are based on the terminal sugars of carbohydrate precursor molecule H antigen। अच्छा, जो H antigen है ना वो precursor molecule है। H एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होती है ए और बी एंटीजन बनाने के लिए। ए और बी एंटीजन को हम लोग किस तरह मतलब स्पेसिफाई करेंगे, वो हम लोग टर्मिनल शुगर ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देख के बनाएंगे। जैसे एच एंटीजन है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऐड करेगी कार्बोहाइड्रेट पे, तो हम बोलेंगे कि ये एंटीजन ए है। या वो कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेगी तो हम बोलेंगे कि वो एंटीजन बी है। ये भी आपको आगे समझ आएगी, आपको आगे अभी मैं वीडियो दिखाती हूँ, डिटेल से करवाती हूँ तो फिर आपको चीज समझ आएगी। अच्छा, एज एंटीजन को जो है उसका जो लोकस है वो कहाँ पे पड़ा होता है? एज एंटीजन को भी एक जीन बनाती है, उस जीन का लोकस कहाँ पे पड़ा होता है? 19 क्रोमोसोम पे पड़ा होता है। और ये फ्यूकोसाइड ट्रांसफरेज बनाती है जो कि इनकोड करती है, इस एंजाइम को इनकोड करती है जो कि एज एंटीजन को बनाता है आरबीसी पे। एज एंटीजन किस किस 3 मॉलिक्यूल्स उसके होते हैं, 3 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्लेक्टोज होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, और फ्यूकोस होता है।
अब A and B allele each encode specific glucosyl transferring enzyme which catalyze the final step in the synthesis of A and B antigen. अच्छा, ये जो A और B allele है ना, वो एक specific enzyme को encode करती है, उसको कहते हैं glycosyl transferring enzyme, जो कि A और B को final step में synthesize करती है। अब अच्छा, ये तो एक वो हो गया ना, एक कोलेक्टिव नेम है ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरिंग एंजाइम। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं। ए अलील जो है वो किसको वो इनकोड करेगी, ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज को करेगी। ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज के कौन से एंजाइम को करेगी, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज को करेगी, जो कि ए एंटीजन को बनाएंगे। और ए एंटीजन को किस तरह बनाएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है उसमें वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन वो ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। नाम से याद रख लेना कि जो एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज है वो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन अगर कार्बोहाइड्रेट चेन में ऐड करेगा तो हमारे पास ए एंटीजन बन जाएगी। इसी तरह बी की बात करें, द आई बी अलील एनकोड्स ग्लाइकोसाइड ट्रांसफरेज। इसमें क्या होता है कि ये भी ये कौन से एंजाइम को इनकोड करेगी। देखो ये क्लास मतलब कि ये नेम सेम है लेकिन इसकी क्लासेस डिफरेंट है, क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। हैं दोनों ट्रांसफेरेज ही, बट वो एन एसिटाइल लैक्टोज ट्रांसफेरेज था और ये ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज है। अच्छा, ये क्या करेगा कि ये डी ग्लैक्टोज ऐड करेगा कार्बोहाइड्रेट की चेन में और बनाएगा एन एंटीजन। जो ओ आई ओ अलील है वो कोई उसका एंजाइम नहीं होता, इसीलिए ना वो ए एंटीजन बनाता है ना बी बनाता है, और सिर्फ उसके अंदर जो उसका प्रिकर्सर है, जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है, वो सेम वैसी की वैसी रहती है। अब ये डायग्राम है, ये आप समझ लें कि ये दोनों जो अलील है, मतलब आई ए भी है आई बी भी है, वो क्या करती है कि वो ग्लाइकोसाइड ट्रांसफेरेज को एक्टिवेट करती है। और वो क्या करता है कि वो टर्मिनल शुगर जो होता है उस पे वो स्पेसिफिक कोई भी कंपाउंड ऐड करता है और हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली आई ए बनता है या आई बी बनता है, जो एंटीजन है। सो ये एक ओवरऑल उसने बताया कि इस तरह से प्रोसेस होता है। अब हम अलग अलग सारे एंटीजेंस की बात करते हैं। आई ओ जो है वो कोई भी उसमें एंजाइम नहीं होता, ना ही वो किसी चीज को इनकोड करता है। सो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो चेन है वो सेम रहती है। आई ए की बात करें तो उसमें एन एसिटाइल ग्लैक्टोज ट्रांसफेरेज एक्टिवेट करेगा और वो कार्बोहाइड्रेट की चेन में एन एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन ऐड करेगा, तो हमारे पास ए एंटीजन बनेगी। आई बी एंटीजन, आई बी अलील क्या करेगी कि ये ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज को ट्रांसलेट करेगी, और ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज क्या करेगा कि डी ग्लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट चेन में ऐड करेगा, आरबीसी की कार्बोहाइड्रेट की चेन में ऐड करेगा, और हमारे पास आई बी एंटीजन बनेगी। ये आपको अभी मे भी क्लियर ना हो, आगे आप वीडियो देखेंगे, मैं आपको डिटेल से डायग्राम से करवाती हूँ तो फिर आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, ये यहाँ तक अभी इतना ही है। अभी नेक्स्ट हम लोग स्लाइड डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ये चीज़ डिस्कस क्लियर होगी। इसके अलावा जो आर एच फैक्टर है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। सो अभी मैं आपसे दूसरी जो स्क्रीन है वो शेयर करती हूँ, दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। अच्छा, ये एक वीडियो है, इसको आपने गौर से देखना है और आपको ये चीज जो है ना वो क्लियर होगी। We may also find the person is determined by the antigens.
understand this. What is it? What is it? Individuals have the antibodies and
These are bacterial cells having antigen. Similar antigen. सो ये ओवरऑल वीडियो थी, समरी थी लेक्चर की। आई होप सो कि ये आपको समझ आई आई हो, क्योंकि इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छी थी। सो मुझे वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। इसके अलावा ये फुल फ्लैज इसमें कॉन्सेप्ट था, बट आपको फर्दर कुछ डिटेल्स हैं, कुछ चीज़ें मैं वो और क्लियर करना चाहती हूँ। सो थोड़ा सा लेक्चर रह गया, फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, जो ब्लड ग्रुप है वो आप हम सबको पता है कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, और ऑलमोस्ट 20 जेनेटिकली जो डिटरमिनेंट ब्लड ग्रुप्स हैं वो हम लोग को आज हम लोग को पता है कि इतने हैं। बट उसमें ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ होता है वो है एबीओ और आरएच फैक्टर सिस्टम। इसके अलावा सारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं होते। जैसे अगर किसी का बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, उसको अगर हम लोग ट्रांसफ्यूजन उसको हो उसको और उसको हम ब्लड ग्रुप बी लगा दें, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्लम्पिंग हो जाएगी, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो बहुत डेंजरस होती है। इसके अलावा ये वीडियो में भी बात की, और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले करवाया था उसमें भी था कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मीन्स कि आपके पास ए एंटीजन है, और आपके जो रेड ब्लड सेल है उस पर ए एंटीजन है, और जो प्लाज्मा है उसमें बी एंटीबॉडी होगी। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपके जो रेड ब्लड सेल है उस पर एंटीजन बी होगी, और आपके जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी ए होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके जो एंटीजेंस हैं, आपके रेड ब्लड सेल पे वो ए बी एंटीजेंस होंगे, और आपके जो प्लाज्मा है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। इसी तरह अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उसमें ब्लड ग्रुप ओ के जो बंदे हैं उस पे जो रेड ब्लड सेल होगा उस पर कोई एंटीजन नहीं होगी, बट उसमें जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये इनहेरिटेंस पैटर्न है कि अगर मदर की ये अलील है और फादर की ये अलील है तो ऑफस्प्रिंग में क्या आएगा और उसके ब्लड टाइप क्या होगा। ये अभी मैं आपको पुनेट्स केयर से जो है ना वो इनहेरिटेंस डिटेल से करवाऊंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग इसको इस तरह समझते हैं कि अगर मदर की अलील ए है, फादर की ए है, तो उसकी जो जीनोटाइप होगी वो ए होगी। तो जो ब्लड ग्रुप उसका होगा वो होगा ए। इसी तरह इसको आप आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएं।
क्रॉस करवाते जाएं और ये आपकी जो है वो जीनोटाइप आती जाएगी और ये ब्लड टाइप आती जाएगी। इसी तरह अगर मदर की अलील ए है और फादर की ओ है और जीनोटाइप उसकी ए ओ होगी, बट उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। क्यों? क्योंकि ए डोमिनेंट है और ओ जो है वो रिसेसिव है। अगर मदर की अलील बी है, फादर की ए है, तो जो जीनोटाइप होगी वो ए बी होगी और जो उसका ब्लड टाइप होगा वो भी ए बी होगा। क्यों? क्योंकि ये को डोमिनेंस में आते हैं, दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं। इसी तरह अगर ओ ओ हो तो ये इस केस में ओ जीनोटाइप होगी और ओ ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि उसकी जो रिसेसिव है ना और होमोजाइगस है, तो इसीलिए ओ जो है वो उसने एक्सप्रेस किया है खुद को। जेनेटिक्स में क्या है कि एबीओ ऑटोसोमल है। एबीओ की लोकस जो है वो 9 क्रोमोसोम पे पड़ा होता है। एबी जो ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप पे ए और बी जो ग्रुप जीन्स है वो को डोमिनेंस में आती हैं और हर पर्सन जो है उसकी 2 कॉपीज होती हैं जीन की, एक वो मैटरनल साइड की होती है और एक पैटर्नल साइड की होती है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में क्या आता है कि जो एंटीजेंस हैं या इंजाइम्स हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड हो रहे होते हैं। जीन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए और जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पड़ी होती हैं। सारी चीजें आपको पता है, बट मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल इसलिए करवाना चाहती हूँ कि आपको ये चीज जो है वो अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाए। जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसमें 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जो एग और स्पर्म होते हैं उसमें 26 नहीं होते, उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स जो होते हैं, सॉरी 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो हम लोग मदर से इनहेरिट करते हैं, 23 हम लोग फादर से इनहेरिट करते हैं। इसके अलावा जीन्स जो है वो हमेशा पेयर्स में होती हैं और जीन की जो स्पेसिफिक पोजीशन होती है उसको हम लोकस कहते हैं। और जो एक जीन अगर किसी सेम ट्रेट को कंट्रोल कर रही है तो सेम लोकस पे ही पड़ी होती है। फादर के भी क्रोमोसोम पे उसकी वही पोजीशन होती है, मदर के भी क्रोमोसोम पे उसकी वही पोजीशन होती है और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील्स बोलते हैं। इसके अलावा ए और बी डोमिनेंट है और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट में हमेशा हेट्रोजाइगस होमोजाइगस दोनों कंडीशंस आती हैं और ओ में हमेशा होमोजाइगस ही चीज होती है। फिनोटाइप जो आउटवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जीनोटाइप जो होती हैं वो उसमें जो एलील्स का जो पेयर होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फिनोटाइप है वो हमें पता है कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। जीनोटाइप अब उसकी बी ओ भी हो सकती है, बी बी भी हो सकती है, उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अब वो जो आपको मैं बता रही थी कि जो अलील्स हैं ए और बी, जो अलील्स हैं उसको सॉरी जो ए और बी एंटीजन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो एच एंटीजन कंट्रोल कर रही होती है। और एच एंटीजन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? एच जीन कंट्रोल कर रही होती है। सो ओवरऑल चाहे आप ए एंटीजन की बात करें या बी एंटीजन की बात करें, एच एंटीजन की बात करें, इन तीनों एंटीजन्स को एच जीन कंट्रोल कर रही होती है। H antigen क्या है? H gene codes for an enzyme that adds the sugar fructose to the terminal sugar of a precursor substance. जो precursor substance होता है उसमें वो फ्यूकोस ऐड करती है H जीन। ये अभी मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये वीडियो में भी उसने डिटेल से बताया है बट अभी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रिकर्सर सब्सटेंस क्या है कि प्रोटीन एंड लिपिड इज फॉर्म ऑन एन ओलिगोसैकेराइड चेन। बेसिक स्ट्रक्चर है ओलिगोसैकेराइड जिसको हम प्रिकर्सर सब्सटेंस बोल रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आरबीसी का ये प्रिकर्सर स्ट्रक्चर है। इसमें ग्लूकोज भी है, ग्लेक्टोज भी है, एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी है और ग्लेक्टोज भी है। अब एच एंटीजन कब बनेगी? जब ग्लेक्टोज पे फ्यूकोज ऐड होगा तो एच एंटीजन बनेगी। अब एच एंटीजन आगे बनाएगी ए एंटीजन और बी एंटीजन। वो किस तरह से बनाएगी वो मैं आपको भी बताती हूँ। सो उसमें ये बताया गया कि जो एच एंटीजन है वो बेसिकली फाउंडेशन है जिसकी बुनियाद पे ए और बी एंटीजन बनती हैं। A and B antigen, the A gene code for enzyme transferase। A antigen क्या करेगी कि जो N एसिटाइल ग्लेक्टोज अमाइन N एसिटाइल ग्लेक्टोज अमाइन ऐड करेगी। जो H एंटीजन ऑलरेडी बन गई हुई है उसमें N एसिटाइल ग्लेक्टोज अमाइन ऐड करेगी। अगर ये ऐड करेगी तो हमारे पास A एंटीजन बन जाएगा। B एंटीजन कब बनेगा? जब हमारे पास H जो एंटीजन है उसमें D ग्लेक्टोज ऐड होगा तो हमारे पास B एंटीजन बन जाएगा। जैसे A एंटीजन की बात करो तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था, जब इसमें
जब इसके H एंटीजन, ये H एंटीजन था ना जब फ्यूकोस ऐड हुआ है, बट जब N एसिटाइल ग्लैक्टोज अमाइन ऐड होगा तो हमारे पास A एंटीजन बन जाएगा। B एंटीजन कब बनेगा? जब हमारे पास ग्लैक्टोज ऐड होगा तो हमारे पास B एंटीजन बन जाएगा। एबीओ के अब सब ग्रुप्स को देखते हैं, एबीओ के सब ग्रुप्स किस तरह से बनते हैं। इसमें जो एंटीजन की अमाउंट है वो कम होती है, और सब ग्रुप्स किस तरह बनते हैं कि जब एंजाइम्स एफिशिएंटली उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, जैसे एच एंटीजन को ए और बी एंटीजन में एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं करते, उसके रिजल्ट में हमारे पास सब ग्रुप्स आ जाते हैं। जो ए एंटीजन है उसके सब ग्रुप्स ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू सब ग्रुप्स बी। अच्छा, सब ग्रुप ऑफ ए की बात करते हैं। दो उसके प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं, A1 और A2। दोनों जो है वो स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करते हैं रिएजेंट से, एंटी ए रिएजेंट से, टू डिस्टिंक्शन A1 फ्रॉम A2 रेड ब्लड सेल्स। द लेक्टिन डोलिकोस बायोफोरस इज यूज्ड। उसमें 80% जो है वो ए बी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें सब ग्रुप A1 होता है, और 20% जो होते हैं उसमें A2 होता है। इसके अलावा ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, द अलील्स फॉर ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उसमें हमने पहले भी बात की कि इसकी जीन है वो 9 क्रोमोसोम पे पड़ी होती है। जैसे अब आप देखें कि अगर ये क्रोमोसोम जो मदर का है ये फादर का है, तो अलील्स जो है वो सेम पोजीशन पे पड़ी हुई है, और ये क्रोमोसोम 9 पे पड़ी होती है। कोडोमिनेंस में क्या है कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ब्लड ग्रुप ए जो जीन है वो एक मदर से लेते हैं, बी दूसरे मदर से लेते हैं, और ब्लड ग्रुप बी जो है फादर से लेते हैं, तो दोनों जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम कहते हैं कि कोडोमिनेंस फैशन है। पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स जो हैं उसकी ये आती हैं कि अगर फादर की जो ब्लड ग्रुप है ये हो, मदर का ये हो, तो पॉसिबल जीनोटाइप्स हमारे पास ये आती हैं। इसके अलावा ये भी मैंने आपको ये बता दिया कि अगर ब्लड ग्रुप ये हो तो एंटीजन उसमें ये प्रेजेंट होती हैं, उसमें एंटीबॉडीज ये प्रेजेंट होती हैं, और एंटीबॉडीज जो जीनोटाइप्स जो है वो ये होती है। इसके अलावा आप इसमें ये है कि एंटीजेंस ये प्रेजेंट होती हैं, और आप किस किस को कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी को ट्रांसफर कर सकता है, और रिसीव किस किस से कर सकता है, ए बी ओ से। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे देता है, और इससे जो ये रिसीव किसी से नहीं कर सकता सिवाय ओ से। और आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो ए भी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मीन्स कि वो सबसे ले सकता है, बट वो किसी को दे नहीं सकता सिवाय ए बी से। ठीक है, ये हमें एक चीज जो है वो टिप याद रखनी है, बाकी आपको जो ब्लड ग्रुप है वो याद हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से रीड करें। अगर कोई भी चीज कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।